गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम सामूहिक वाद विवाद का ढांचा अर्थात स्ट्रक्चर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सामूहिक वाद विवाद अर्थात पैनल चर्चा होती क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अध्ययन करा चुके हैं। इसकी स्थापना का श्रेय या इसके प्रवर्तक का श्रेय किसको कहा जाता है? हेनरी या हैरी स्ट्रीट, जो 1929 में उन्होंने क्या कहा था, सामान्य जो श्रोता थे, सुनने वाले थे, उनको सामूहिक रूप से एकत्रित कर दिया। एकत्रित करके उनको कुछ ऐसा टॉपिक दिया या ऐसा वाद विवाद के लिए कुछ समस्या उत्पन्न की जिससे उस समस्या का हल निकल आए, या जो कोई समस्या उस समस्या को उसको किस प्रकार से निवारण करे। तो ये तो उन्होंने सामूहिक रूप से एक सामान्य वे में निकाला था। फिर उनके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक को उन्होंने भी इसके बारे में खोज की कि इसको किस किस प्रकार से किया जा सकता है। वर्तमान में सामूहिक चर्चा अर्थात पैनल चर्चा बहुत ही विस्तृत रूप लिए जा रही। आज के आधुनिक परिवेश को देखते हुए आप देखते हो, हमारी मीडिया वालों ने अर्थात टेलीविज़न पर रोज़ आप देखते हो कि कितनी सारी सामूहिक चर्चा कही जाती है। इसके हमने आपको प्रकार भी बताए थे, सार्वजनिक बताया था, शैक्षिक बताया था, उसके सिद्धांत भी बताए थे। आज हम आपको सामूहिक विवाद का ढांचा, अब सामूहिक जो विवाद होता है उसको किस प्रकार से हम सही तरीके से स्थापित करवाते या सही तरीके से उसको नियोजित करने में किन किन लोगों का काम होता है, या किस प्रकार से सामूहिक जब विवाद करवाते तो उसमें कौन कौन लोग भाग लेते, किस तरह से उसको नियोजित करके सही ढंग से हम उसको सफल बनाएं। तो आज हम इसके विवाद के ढांचे के बारे में अध्ययन करेंगे कि सामूहिक विवाद में 4 प्रकार की भूमिकाएं अथवा 4 प्रकार के व्यक्ति विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं। इसमें 4 प्रकार की भूमिकाएं श्रेष्ठकर होती है और 4 प्रकार के व्यक्ति इसमें भूमिका निभाते हैं। पहला है इसमें अनुदेशक, दूसरे हैं इसमें सदस्य, तीसरे हैं श्रोतागण और चौथे हैं इसमें अध्यक्ष। अनुदेशक, अध्यक्ष, समूह के सदस्य और श्रोतागण, उसके माध्यम से इसका सारा स्ट्रक्चर, सारा ढांचा हम तैयार करते हैं। जो सामूहिक पैनल चर्चा की जाती है उसको स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से हम सुनियोजित ढंग से सफल बना सके। तो इसमें पहला वो आएगा व्यक्तित्व वाद विवाद की भूमिका निभाने वाले, वो हैं अनुदेशक। पहला है इसमें अनुदेशक। अब इसमें अनुदेशक का कार्य क्या है, अनुदेशक क्या कार्य करता है? अनुदेशक का महत्वपूर्ण कार्य होता है क्योंकि उसे वाद विवाद की संपूर्ण व्यवस्था करनी पड़ती है। वाद विवाद की संपूर्ण व्यवस्था क्या करता है? पूरी व्यवस्था कौन करता है? अनुदेशक। इसका सबसे अधिक रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है। किस समय होगी, कौन सा स्थान होगा, कौन सी परिचर्चा होगी, इन सारी का ये क्या करता है? व्यवस्था करते हैं। कौन? अनुदेशक के रूप में। समय, स्थान, विवाद का प्रकरण, समूह में कौन कौन सदस्य और कितने सदस्य, अध्यक्ष कौन होगा, इसके अतिरिक्त वाद विवाद का पूर्व में अभ्यास करना, कौन कौन भाग ले, कौन सा समय सही है, कौन सा प्लेस सही है, उसमें कौन कौन लोग भाग लेंगे, कौन उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये सारी व्यवस्था कौन करता है? अनुदेशक के रूप में करते हैं। तो अनुदेशक का इसमें सामूहिक वाद विवाद में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो करता है समय की, सबसे पहले समय की, फिर समय के बाद प्रकरण, किस प्रकरण पर हमें वाद विवाद करवाना है, फिर स्थान, कौन से स्थान पर करना है, कौन इसका सदस्य होंगे, कौन कौन इसमें सदस्य होंगे, सदस्य कौन कौन होंगे, फिर अध्यक्ष कौन होगा। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था कौन कराता है? अनुदेशक। तो इसमें अनुदेशक का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है।
इसके अतिरिक्त वाद विवाद का पूर्ण अभ्यास भी कराना और संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। क्या करना? रूपरेखा। मैंने कहा ना स्टेप बाय स्टेप होता है, उस हिसाब से हम इसको करवाते हैं। तो संपूर्ण कार्य की रूपरेखा सबसे पहले कहा कौन से समय पर होगा, कौन सा प्रकरण होगा, कौन सा स्थान होगा, समूह में सामूहिक वाद विवाद में पैनल चर्चा में कौन कौन भाग लेंगे, फिर उसकी सारी रूपरेखा किसके पास होगी? ये अनुदेशक के पास में होती है। तो अनुदेशक का सामूहिक जो चर्चा है, जो पैनल चर्चा है, उसका मूल रूप से यह महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला जो इसमें है वो है अध्यक्ष। अध्यक्ष की भूमिका वाद विवाद के समय अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि समूह के सदस्यों के वाद विवाद का संचालन करता है और बीच बीच में उनकी कार्य करने की होता। दूसरा होता है इसमें अध्यक्ष। अध्यक्ष का क्या कार्य होता है? इसमें अध्यक्ष का कार्य होता है कि भूमिका वाद विवाद के समय, वाद विवाद के समय, किसके समय? कोई भी हमने समस्या दे दी, बेरोजगारी के ऊपर प्रकरण दे दिया कि आप इस पर अपने अपने मत प्रस्तुत कीजिए। तो जब वाद विवाद का समय होता है तब अध्यक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है। कहीं दोनों पक्ष भिड़ना पड़े, कहीं दोनों पक्ष एक दूसरे पर आक्रोशित ना हो जाए, तो उस समय इसमें क्या अध्यक्ष की बहुत अधिक भूमिका होती है। जैसे किसी के अंदर रोष आया तो अध्यक्ष वहीं उसको क्या कर देगा? शांत कर देगा। और नॉर्मली अगर बात चल रही है, ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वहाँ पर जहाँ पर इसमें वाद विवाद की समस्या आ जाती है, जो सदस्य इसमें भाग लेते हैं उन सदस्यों को नॉर्मल करते हुए, अर्थात उन सदस्यों को कहीं ऐसा जो वाद विवाद, जो प्रकरण हमने बेरोजगारी दी है या आर्थिक स्थिति दी है, सामाजिक स्थिति दी है, उस पर हम वाद विवाद या पैनल चर्चा करा रहे हैं, कहीं वो उसका उग्र रूप ना ले ले। तो अध्यक्ष का इसमें ये महत्वपूर्ण कार्य होता है कि बीच बीच में उनके सदस्य के समूह की। फिर आता है अगला जो आता है, 4 प्रकार बताया ना, 4 स्टेपों में होता है क्या? सामूहिक स्ट्रक्चर। तो इसका होता है फिर तीसरा नंबर 1 समूह सदस्य। समूह सदस्य। अब समूह सदस्य का मतलब होता है कि पहले तो उन्होंने संपूर्ण व्यवस्था कर ली अनुदेशक ने, स्थान, समय, प्रकरण, अध्यक्ष और सदस्य। वाद विवाद होगा, अध्यक्ष उनको सवाल लेगा, बीच बीच में अगर कोई समस्या आई तो ये सारे कर्तव्य किसके? अध्यक्ष के। अब समूह में सदस्य कितने भाग लेंगे? ये थोड़ी है एक साथ हमने 150 की भीड़ करवा दी और उस पर डिबेट, फिर तुम्हारा हंगामा होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होगी सब। वहाँ तो फिर कहाँ की वो वाद विवाद कर रहा है, वहाँ उनको सवाल ना भारी हो जाएगा। तो इसमें कुछ लिमिट्स भी दी गई है कि आप इस पैनल चर्चा के अंतर्गत कितने सदस्यों को कर ले सकते हो। तो इसमें बताया गया है कि सदस्यों की संख्या 4 से 10 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 4 से 10 तक। आपने कभी कभी टीवी में जो डिबेट चलती है, वो चर्चा चलती है, तो 8-10 लोग होते हैं या 5, 6, 7, वो ही बड़ी मुश्किल से वो एंकर को बड़ी मुश्किल से संभलते हैं। अगर विपक्ष के अलग अलग पक्षों के राजनेताओं की तरह अगर कोई राजनीति का पॉइंट आ गया और अलग अलग उसके नेता आ गए पार्टी के, तो वो उनको ही संभालना तेवर बढ़ जाते हैं, उनके तैस में आ जाते हैं। जो उसको संभालता है, कार्यक्रम को जो प्रेषित करता है, तो उसको उनको संभालना भारी पड़ जाता है। वो आपने सुना होगा ना, आप रुकिए, आप रुकिए, आपका समय गया, आप बोलिए, आपका समय गया, आप बोलिए, आप तैस में ना आई, कितना समझाता है, वही अध्यक्ष काम करता है। तो इसमें लिमिट्स होती है 4 से 10 तक हम सदस्यों को इसमें ले सकते हैं। किसमें? पैनल चर्चा में। समूह के सदस्य एक अर्धवृत्त में श्रोताओं के समक्ष बैठते हैं तथा इसके मध्य बैठता समूह के सदस्यों का प्रकरण स्वामित्व होना चाहिए। यदि पूर्ण अधिकार नहीं है तब उन्हें प्रकरण के संबंध में सही बोध होना आवश्यक है। अर्धवृत्त में, इसमें बताया अर्धवृत्त में, गाँवों में जो आपने पहले पुराने समय में, आज भी होती है कहीं कहीं, तो ऐसा है
कि पंचायत बैठी हुई है। पटेलों का जो स्थान होता है, एक चबूतरा सा होता था प्राचीन कालों में गाँवों में, तो पेड़ के नीचे हो या कुछ अलग सा एक स्थान हो जहाँ भी जो भी फैसला करते थे तो वहाँ पंच पटेल करते थे। तो वो एक सामूहिक क्या हो जाता, एक प्लेस हो जाता जहाँ पर अर्धव्रत के रूप में आधे, जैसे यूँ यहाँ ये वो पूरा चबूतरा है, चबूतरा पे ऐसे करके लोग बैठ जाते हैं और फिर सामने क्या बैठ जाते हैं, श्रोतागण, जो भी वो फैसला लेते हैं उन फैसलों को वो सुनते हैं। तो अर्धव्रत में कौन बैठते हैं, समूह के सदस्य, जिस प्रकरण पर या जिस विवाद पर उनको समस्या दी गई है उस पर अपने अपने मत प्रस्तुत करने के लिए। इसमें होता है कि अगर आप उस प्रकरण के बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं रखते हो तो आपको उसके बारे में कुछ गलत भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आप उस समस्या को गंभीरता से लेते हुए, अर्थात उस समस्या को आप समझते हो, अपना मत प्रस्तुत करते हो और उससे आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स निकल रहा है तो आप उसमें आसानी से भाग ले सकते हैं। अन्यथा आपको व्यर्थ में उसको बोलने के लिए, अर्थात उस पर आप कटाक्ष नहीं कर सकते। ये सामूहिक सदस्य के रूप में आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। सदस्यों का प्रकरण शामिल होना चाहिए। अब इसमें आता है अगला, श्रोतागण तो सुनने का काम ही करेंगे। वाद विवाद प्रारंभ में अध्यक्ष प्रकरण समस्या में ऐसे बिंदुओं की ओर संकेत करता है जिसमें सदस्यगण श्रोतागण स्वरूप को जान सके। वो मैंने बता दिया, अध्यक्ष के द्वारा ही उसमें पहले ही उनको प्रेषित कर दिया जाता है, आपको इस प्रकरण पर ये पॉइंट बोलने हैं, ये आपको अपने अपने मत प्राप्त करने हैं। तो उनको ऐसा भड़काऊ बात नहीं बोले और ऐसे नीरसता से भी नहीं बोले तो श्रोतागण उसको सुनने में कुछ नहीं रुचि नहीं दिखाए। हाँ, अगर हमें उनको अच्छी लग रही है तो उनको प्रश्न पूछने का भी अधिकार है, उनकी समस्याओं को आप निजात कर सकते हो। क्यों, बहुत सारी जब डिबेट्स होती है, चर्चा होती है तो जो नीचे बैठे हुए श्रोतागण हैं वो भी अपना क्वेश्चन रखते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन है, अगर आप इस प्रकार से इसका हल निकाल रहे हो तो आज आम आदमी बेरोजगार किस कारण से है, हमें ये बताइए। क्या सारी चीज़ें पीपीटी पर मोड पर जा रही है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के रूप में जा रही है, क्या सरकारी गवर्नमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। जैसे बेरोजगारी के ऊपर एक पढ़े लिखे जो युवक हैं आज, उनके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बेरोजगारी। तो आम आदमी को इसमें जो श्रोतागण हैं उनको क्वेश्चन पूछने का भी हक होता है। अगर उन क्वेश्चनों का आप अच्छे से जवाब नहीं दे पाते हो या संतुष्ट नहीं कर पाते हो तो आपको जो सदस्य हैं उनको चुप रहने का, न कि भड़काऊ भाषण देने का, चुप रहने का ही उसमें अधिकार रहना चाहिए। अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो तो एक एक बिंदुओं पर सदस्यगण प्रतिक्रिया देते हैं, तर्क देते हैं। अंत में अध्यक्ष उसमें सुधार करके निष्कर्ष का संक्षेपीकरण करता है। साधारण आयोजन 30 मिनट से 1 घंटे तक किया जाता है। जो आयोजन है वो कितने तक किया जाए, 30 मिनट से 1 घंटा। सबका बात सुन ली, सबकी बारे में मत प्राप्त कर लिया कि आपने आर्थिक मंदी पर या बेरोजगारी पर या समाज में जो कुरीतियाँ उत्पन्न हो रही है, जो आज का हमारा परिवेश है, बालक बिल्कुल अनुशासनहीन होते जा रहे हैं या अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उसके ऊपर आपने कोई पैनल चर्चा करवाई या ग्रुप डिस्कशन करवाया तो उसका समय होता है 30 मिनट, अधिकतम 1 घंटा। जो उनका मत प्राप्त किया उसका निष्कर्ष लास्ट में कौन निकालता है, अध्यक्ष। निष्कर्ष के रूप में कहता है कि आप सभी के मतों को जानते हुए हमने इस चीज़ का ये निष्कर्ष निकाला है। तो आज हमने आपको इसका स्ट्रक्चर अर्थात अनुदेशन, अध्यक्ष और समूह सदस्य के रूप में इसका ढांचा बताया। अब आपको इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे कि पैनल चर्चा के क्या क्या उपयोग हैं। पैनल चर्चा के उपयोग, नंबर 1, पैनल चर्चा के उपयोग। नंबर 1 है, इसमें सामाजिक अधिगम को अधिक प्रोत्साहन मिलता है। जी हाँ, इसमें
सामाजिक अधिगम को अधिक प्रोत्साहन मिलता है। अधिक प्रोत्साहन, समाज की समस्याओं को उठाकर ही तो उसमें ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, पैनल चर्चा, सामूहिक वाद विवाद किया जाता है। तो सामाजिक जो अधिगम है उसको अधिक क्या किया जाता है, प्रोत्साहन किया जाता है। ये इसका नंबर 1 उपयोग। नंबर 2 है, इस प्रविधि में ज्ञानात्मक भावात्मक पक्षों के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। जी हाँ, इस जो ये प्रविधि है कौन सी, पैनल चर्चा, उसमें हम ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों की या उद्देश्यों की पूर्ति, भावों को नियंत्रित करती हुए अपने ज्ञान को प्रेषित करती है। तो इसमें कहा जाता है कोई भी ऐसा भड़का हुआ अगर टॉपिक वो आ गया, प्रकरण दे दिया या उस पर भड़क गए, कोई नॉर्मली बात है, दूसरा सदस्य उस पर भड़क, तो इसमें ज्ञान और भाव इन दोनों के ही उद्देश्यों की, इन दोनों के ही लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। कौन सी में, पैनल चर्चा में। अगला जो है इसमें छात्रों में ज्ञान वृद्धि के साथ साथ समस्या समाधान, तर्क शक्ति, आलोचना करने की क्षमताओं का विकास होता है। छात्रों में ज्ञान वृद्धि के साथ साथ तर्क शक्ति, आलोचनात्मक समस्या समाधान की क्षमताओं का विकास होता है। क्षमताओं का विकास किससे, पैनल चर्चा से। इससे छात्रों में ज्ञान वृद्धि के साथ साथ समस्या जो क्रिएट होती है, उस समस्या, उसका समाधान, तर्क शक्ति और आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। पैनल चर्चा के द्वारा हम छात्रों की तर्क शक्ति अर्थात तर्क करने को उच्च शक्ति होती है, मतलब मानसिक वो स्तर इसमें क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता। और को किसने बताया मानसिक स्तर, समस्या समाधान में किसने कहा था, ये रिस्क ने या स्टोन ने, कुलसान और स्टोन के अनुसार। इसमें अगला पॉइंट है वो है छात्रों में अभिरुचि तथा अभिवृत्ति का विकास। अभिरुचि और अभिवृत्ति का विकास करना। अगला जो इसका पॉइंट है वो है तथा दूसरे के विचारों के प्रति सम्मान की प्रवृत्ति का विकास। इसमें ये भी नहीं है कि श्रोतागण जो सुन रहे हैं और जो समूह के जो सदस्य हैं उन्होंने कोई अपनी अपनी रुचि व्यक्त की कि मेरे मत में तो ये चीज़ सही हो सकती है, आप दूसरे ने कहा मेरे मत में ये सही हो सकती है, तीसरे ने कहा मेरे मत में ये सही हो सकती है, इस समस्या का हल। तो दूसरे के जो विचार हैं उसका भी इसमें सम्मान किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है पाठ्य वस्तु तथा प्रकरण के बोधगम के साथ परिपक्व को भी प्रोत्साहन। पाठ्य वस्तु और प्रकरण, पाठ्य वस्तु में कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिससे हमें समूह चर्चा करवानी पड़ी उस प्रकरण से संबंधित, तो उसको हमें बोधगम अर्थात उसको ग्रहण करना, उसको भी प्रोत्साहन मिलता है। ये हमने आपको 4-5 जो पॉइंट है वो इसके उपयोग बताए। सामाजिक अधिगम को अधिक प्रोत्साहन, ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करना, छात्रों में ज्ञान वृद्धि के साथ साथ समस्या समाधान, तर्क शक्ति और आलोचना शक्ति का विकास करना, और छात्रों की अभिरुचि और अभिवृद्धि और पाठ्य वस्तु के साथ साथ प्रकरण को भी बोधगम्य बनाना अर्थात उसको ग्रहण करना। ये किसके अंतर्गत आए थे,
ये पैनल चर्चा के उपयोग। पैनल चर्चा आज वर्तमान स्थिति में आप लोग इसका खूब भरपूर प्रयोग कर रहे हो, अर्थात आराम से लॉकडाउन में आप टीवी में ये रोज देखते हो, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, बहुत सारे चैनल इसको रोज लाते हैं अपने अपनी समस्याओं के लिए। अगला जो इसका पॉइंट है सामूहिक रूप से, वो है इसकी विशेषताएं। नंबर 1 है इसकी विशेषता, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के लिए इस प्रविधि द्वारा चिंतन स्तर पर शिक्षण व्यवस्था की जाती है। विशेषता, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, महाविद्यालय द्वारा जो ये पैनल चर्चा है उसमें विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के लिए इस प्रविधि द्वारा चिंतन स्तर पर शिक्षण व्यवस्था की जाती है। चिंतन स्तर पर व्यवस्था करना, कौन सा? पैनल चर्चा की, अर्थात सामूहिक वाद विवाद विश्वविद्यालय करता है या महाविद्यालय। महाविद्यालय में भी हम कर सकते हैं क्योंकि बालक बड़े होते हैं, जागरूक होते हैं, वो उनको अच्छे बुरे का जो हमारे समाज में जो समस्या उत्पन्न हो रही है उनके प्रति उनको जागृत करने के लिए ये सारी चीज़ें करवानी चाहिए। तो या तो यूनिवर्सिटी करेगी या महाविद्यालय के द्वारा चिंतन स्तर पर इसका विकास किया जाता है। ये इसकी पहली विशेषता है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है, इससे समस्या समाधान की क्षमताओं एवं प्रवृत्ति का विकास होता है। समस्या समाधान की क्षमताओं का विकास, समस्या समाधान, जो समस्या थी उनकी क्षमताओं का विकास करना, समस्या समाधान करना। जो भी हमारे समाज में जो कुरीतियाँ चल रही है या जिस टॉपिक पर या बच्चे किस ओर जा रहे हैं, गलत रास्ते पर नहीं, उन पर पैनल चर्चा के द्वारा उन समस्याओं से का विकास करवाना, समाधान करते हुए। अगला जो इसका पॉइंट है वो है, समूह के सदस्यों के रूप में छात्रों को भी सम्मिलित किया जाता है, जिसके लिए पूर्व अभ्यास, वाद विवाद आवश्यक होता है, जिससे तर्क करने से अपने विचारों एवं दृष्टिकोण के प्रस्तुतिकरण की क्षमताओं का विकास होता है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इनके द्वारा अगर हम पैनल चर्चा आयोजित करवाएं तो उसमें जो हमारे महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं उन छात्रों को सदस्यों के रूप में पहले उनको सम्मिलित किया जाता है। जब हम उनको पैनल चर्चा के रूप में उनको स्थान प्रकरण ये चीज़ दें, उससे पहले जो प्रकरण को देते हुए उनको अभ्यास कराया जाता है कि आपको इस प्रकार से वहाँ पर बोलना है, क्योंकि वो छात्रित हैं, बालक हैं, तो उनको पूर्व अभ्यास कराते हुए, ऐसा तो नहीं है स्तर तो उनका उच्च है, वो बोल भी सकते हैं, पर कभी कभी ऐसी होती है ना कि सही शुद्ध और सटीक लैंग्वेज का हम सबके सामने प्रयोग करें तो हो सकता है हमारा नाम ऊंचा हो, अर्थात लोग जो बाहर से आए या फिर बैठे हुए श्रोतागण हो, आसपास के भी आए, तो वो कहे कि महाविद्यालय के छात्रों में कितने अच्छे संस्कार हैं। तो उनका इस वजह से इसका क्या करा जाना चाहिए, पूर्व अभ्यास, जिस प्रकरण को, जिस समस्या को हम छात्रों को पहले समस्या को सॉल्व करवाने के लिए, अर्थात उनके मत जानने के लिए उनसे लेते हैं, तो उसका पूर्व अभ्यास करा लेना चाहिए। अगली जो विशेषता है वो है छात्रों में सही दृष्टिकोण एवं अभिवृत्तियों का विकास, दूसरों के विरोधी विचारों के प्रति सम्मान की भावना। क्या है? सही दृष्टिकोण एवं दूसरे के विरोधी विचारों का सम्मान। सही दृष्टिकोण और अभिवृत्तियों का विकास
बालक उसमें जो बच्चा होते हैं अर्थात जो महाविद्यालय के जो छात्र होते हैं उनका दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अभिवृत्तियों का विकास, सही दृष्टिकोण और अभिवृत्तियों का विकास। और जो विरोधी जो स्वर निकलते हैं, ये तो नहीं है कि सबके मत सही होंगे, कुछ उसके विपक्ष में भी बोलेंगे। तो विपक्ष के जो बालक जो मत ग्रुप डिस्कशन होता है, विपक्ष में जो आंसर आता है, विपक्ष वाले जो बोलते हैं उनके विचारों का भी, विरोधी होते हो दूसरे विरोधी विचारों का भी सम्मान करना, ये बालकों में क्या पूर्व अभ्यास के द्वारा सिखाया जाता है कि आपको मत सकारात्मक जवाब भी मिलेंगे और नकारात्मक जवाब भी मिलेंगे। उन नकारात्मक जवाबों को आपको किस प्रकार से स्वीकार करना है। इसलिए महाविद्यालय के छात्रों को जब एक सामूहिक सदस्य के रूप में मंच पर बिठाया जाता है तो उनको पूर्व अभ्यास कराते हुए, इन सारी चीज़ों को फेस कराते हुए उनको फिर सामूहिक ग्रुप डिस्कशन में उनको भेजा जाता है। तो इसमें सही दृष्टिकोण अभिवृत्तियों के विकास के साथ साथ जो दूसरे विरोधी विचारों का भी सम्मान करना सिखाया जाता है, अर्थात उनका भी विकास इसमें हो जाता है। किसमें? पैनल चर्चा के अंतर्गत। अगला जो इसका यह विशेषता है वो है छात्रों में सृजनात्मक तथा आलोचनात्मक विश्लेषण विवेचन की क्षमताओं की योग्यता का विकास। सृजनात्मक और आलोचनात्मक, क्रिएटिव भी हो जाता है और सृजनात्मक और आलोचनात्मक विचारों का विकास, सृजनशील भी हो जाता है कार्य। बहुत सारे विचार उसके आने लग जाते हैं दिमाग में कि इसको हम किस प्रकार से सोचें या किस प्रकार से इसको करें। आलोचनात्मक टिप्पणी भी होती है इसमें, क्योंकि विरोधी विचार होंगे। तो सृजनशील और आलोचनात्मक विश्लेषण और विवेचन की क्षमताओं, उनका विश्लेषण करते हैं और विवेचन की क्षमताओं का विकास होता है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं किसी विषय की उत्तम शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षण की आवश्यकता होती है। जी हाँ, किसी भी शिक्षण के अच्छे शिक्षण के लिए उत्तम शिक्षण की आवश्यकता होती है। बालकों को अगर विरोधी आवास हो रहा है या विरोधाभास हो रहा है तो उसको भी सम्मान करने के लिए विरोधी विचारों का भी क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। और शिक्षण की सफलता अध्यापक पर ही निर्भर रहती है। विद्यालय कक्षा में बालकों के लिए अध्यापक प्रेरणा एवं ज्ञान का सुलभ स्रोत है। विज्ञान जैसे व्यावहारिक क्रियात्मक विषय के लिए वह दीप जो उनके अंधकार को दूर करने के साथ ही प्रतिभाशाली एवं धनवान स्वयं प्रकाश को भी आलोकित करने का साहित्य या सामर्थ्य रखता है। बालकों में ऐसी प्रेरणा, ऐसी ऊर्जा भर देनी चाहिए जिससे जो अंधकार के बीच में वो खोले हुए ने, तो शिक्षक किसका कार्य करें? दीपक का। बालक के चारों ओर अंधकार है, बहुत सारी गलत संगति या कुछ भी कह लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण उसके दिमाग में बैठा हुआ है। उसको एक शिक्षक ही ऐसा प्रेरणा का सफल स्रोत होता है जो अंधेरे में क्या दीपक का कार्य करता है। तो विद्यालय वातावरण में भी हमें छोटे छोटे बालकों को भी इस प्रकार से इन मेथडों का यूज करते हुए छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा हमें बालकों को समझाना चाहिए या उनका विकास कर सकते हैं। अब विशेषताएं हो गई, उपयोग हो गया और इसका स्ट्रक्चर भी हो गया। अब इसके बाद इसकी 2-4 लिमिट्स भी हैं। जहाँ विशेषता होगी, सही चीज़ होगी, वहाँ थोड़ी सी क्या आएगी? लिमिट्स भी आएगी। अब सीमाएं क्या क्या है, अपन किस सीमा तक इसका उपयोग कर सकते हैं? छोटी कक्षाओं के लिए तो है ही नहीं। पहली सीमा तो ये हो गई आपकी लिमिट्स। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के लिए बताया ना इसकी विशेषता, वो इसका आयोजन करवा सकते हैं, विद्यालय में नहीं करवा सकते। छोटे बालकों के लिए, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए आप ग्रुप डिस्कशन के लिए कह दीजिए, झगड़ा करना लग जाएंगे वो। तो इसकी लिमिट्स है, सामूहिक वाद विवाद में सदस्यगण विषयवार बातें करने से छात्रों में भ्रम उत्पन्न होता है। विषयांतर्गत जो सदस्य हैं वो विषयांतर बातें करने से छात्रों में भ्रम क्या है?
छात्रों में भ्रम उत्पन्न होना। हम कोई टॉपिक देते हैं, कोई विषय पाठ के अंतर्गत जो विषय है उस विषय के प्रकरण को टॉपिक को देते हैं, उस प्रकरण के द्वारा ही या उस प्रकरण के ही रूप में आपको अपने मत प्रस्तुत करने हैं। तो कभी कभी जो सदस्य होते हैं तो वे विषयांतर विषय से दूर कर किसी हम अपने सामाजिक समस्या पर रहे और पहुंच गए राजनीति पर बात करते करते, तो समाज में हमारी ये हो रही है, ये इसको किस प्रकार से सॉल्यूशन निकालना है सामाजिक, इसमें पहुंच गई राजनीतिक पर, आर्थिक पर। तो विषयांतर जो बातें होती है उससे भी छात्रों में क्या हो जाता है, भ्रम। तो ये इसकी एक लिमिट्स है। अगली जो है उसमें है समूह के कुछ सदस्य वाद विवाद में अधिक बोलते हैं। जी हाँ, क्योंकि सारी सदस्यों को उनको ये पता नहीं रहता कि हमें क्या बोलना और क्या नहीं। तो इसमें कुछ सदस्य ही बोलते हैं। समूह के जो सदस्य होते हैं उसमें कुछ ही बोलते हैं, सबको ये पता नहीं रहता है कि हमें क्या बोलना और क्या क्यों। इसीलिए तो है इसमें पूर्व अभ्यास, उसको पहले बता देना चाहिए जो विषय से अंतर ना बैठ के, अर्थात विषय से दूर दूसरे टॉपिक पर वो ना जाए। इसीलिए तो विषय से टॉपिक पर चले जाते हैं दूसरे पर, जो उनको टॉपिक दिया उससे तो नहीं, उससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक पर वो बात करने, छात्रों में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो समूह को कुछ सदस्य तो कुछ ही बोलते हैं, बाकी के तो नहीं बोलते। अगली जो लिमिट्स है वो है समूह सदस्यों के दो समूह में बंटने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में वाद विवाद अधिक उपयोगी नहीं है। मैंने आपको कहा है आधुनिकता का उदाहरण, तत्कालीन उदाहरण जो हमारे टेलीविज़न पे हमें रोज़ देखने के लिए मिल रही है। दो पार्टी के लोग हो जाते हैं, इधर बीजेपी, इधर कांग्रेस, या इधर आप, या फिर बसपा, बहुत सारी पार्टी है, आप उनको ही ले लीजिए। समस्या कोई डिबेट करवा रहा है सामाजिक पर या आर्थिक पर या जीएसटी पर, या जो भी हमारे समाज में जो आज जो कार्य हो रहे हैं, गलत कार्य हो रहे हैं उनके ऊपर, या किसी के मर्डर हुआ उसके ऊपर, तो उसमें दो ग्रुप विरोधी पार्टी के हो जाएंगे। अरे उस पर अपना मत प्रस्तुत नहीं करेंगे, उसमें अपना विरोध जताएंगे। तुमको बुलाया किस पर, अपना मत प्रस्तुत करने के लिए। ये किस प्रकार से हुआ, आपके मत में क्या होगा, इसकी समस्या का सॉल्व आप किस प्रकार से करेंगे। तो मत प्रस्तुत नहीं करेंगे, उसमें गुट बन जाते हैं, एक गुट इधर का और एक गुट उधर का, या पार्टी वाइज ले लीजिए या समूह के सदस्य जानकार हो उनके ले लीजिए। तो ये भी इसकी एक लिमिट्स होती है। अगली जो लिमिट्स है वो है समूह के सदस्यों के पूर्व स्पर्धा के कारण आलोचना रचनात्मक नहीं होती है। जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो आलोचनात्मक करते हैं, वो समूह के सदस्य में क्या होती है, एकता नहीं होने के कारण, पूर्व स्पर्धा के कारण, होड़ कहते हैं ना, होड़ देसी भाषा में होड़ हो रही है साहब। तो स्पर्धा के कारण इसमें क्या नहीं होती है, आलोचनात्मक, जो रचनात्मक नहीं होती है। तो आज हमने आपको सामूहिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसके उपयोग, उसका स्ट्रक्चर, उसकी विशेषताएं और उसके लिमिट्स, तो ये साइंस के जो मेथड है, जो प्रविधि हैं साइंस में, वो आज आपकी पूरी हो चुकी है। तो साइंस की जो प्रविधि में हमने आपको पढ़ाया था प्रयोगशाला विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, समस्या समाधान विधि और पैनल चर्चा। ये आज आपकी साइंस की जो सारी जो प्रविधि है वो समाप्त हो चुकी है। आशा करती हूँ आपको सारी प्रविधियाँ समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेशन में हम अगली प्रविधि पढ़ाएंगे जो दूसरी विषय से संबंधित होगी। तब तक के लिए नमस्कार।